नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की रणनीतियों पर रोज चर्चा होती है। इन चर्चाओं के बीच रणनीतिकारों के भी नाम आते हैं। यूं तो सियासत में कई रणनीतिकार हैं, उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है। कभी उनकी साख भी दांव पर लगी है, कभी बट्टा भी लगा है। लेकिन हार जीत के इस सिलसिले के बीच नए दौर में सियासत में कई अन्य रणनीतिकारों के भी नाम आने लगे। बाकायदा इसको लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां फॉर्म हो गई हैं। कैसे चुनाव लड़ना है, क्या भाषण देना है, क्या पहनना है, कैसे दिखना है, क्या हेयर स्टाइल होनी है, जनता से कैसे मिलना है, जनता को क्या संदेश देना है, आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसे बहुत ढेर सारे संदेश भी अब इवेंट कंपनियां समझाती हैं। तो चाहिए इन कंपनियों के साथ साथ जो पुराने दिग्गज नेता हैं, वो उनका अपना हुनर है, अपना अनुभव है, उसका भी बहुत जिक्र होता है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 24 सीटों पर चुनाव होने हैं तो चर्चाएं बहुत तरह की हैं। कोई कहता है अपने चाणक्य पर भरोसा नहीं है, कोई कहता है अब वो चाणक्य नहीं रहे। चाणक्य कौन है? यहाँ तो जो जीता वो सिकंदर ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रणनीति आप लाख बना ले, जनता को जो भाया वही सर माथे पर होता है। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष, एमपी का चुनावी चाणक्य कौन। इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर घमासान शुरू हो गया है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों ही बड़े सियासी दलों ने चुनाव जीतने के लिए रणनीतियों पर मंथन शुरू कर दिया है और पुरजोर तरीके से अपने अपने स्तर पर जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। शिवराज के चौथे कार्यकाल को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इससे पहले प्रदेश में उठी सियासी सुनामी 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार को डुबा ले गई। 1.5 साल राज करने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई और बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। अब सबकी निगाहें 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मचा घमासान। बीजेपी कांग्रेस में मंथन जारी, बनाई जा रही है रणनीति। दोनों ही पार्टियों के लिए विधायकों की संख्या के लिहाज से चुनाव काफी खास। रणनीतिकारों के स्क्रिप्ट के सहारे जीत के एजेंडे पर की जा रही है तैयारियां। कांग्रेस प्रशांत किशोर पर जता रही है भरोसा। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को दी निमाड़ मालवा की जिम्मेदारी। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद टफ हुआ सियासी गणित। उपचुनाव से पहले नेताओं ने पार्टियां बदलने को दिया महत्व। दिग्विजय सिंह की रणनीति तो कमलनाथ का कैसा होगा मैनेजमेंट। दोनों ही पार्टियों में नामों को लेकर बन सकती है पशोपेश की स्थिति। महज 1.5 महीने बाद सत्ता पर लौटी बीजेपी भी उपचुनाव की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है और कांग्रेस कुछ अलग रणनीति के तहत कमर कसती नजर आ रही है। 24 सीटों पर अपनी नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस प्रशांत किशोर की मदद लेगी। प्रशांत की सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ है और 2018 के चुनाव में बीजेपी को हराने के आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस लबरेज है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है उपचुनाव का माहौल ही बीजेपी के खिलाफ है। परमात्मा बीजेपी की नहीं, कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी ने 2018 के चुनाव में इनकी सरकार होने के बाद शिकस्त दी थी, ये उनको याद करना चाहिए। और इसलिए जहाँ से भी जो एक्सपर्टाइज नौ मिलेगा उसका इस्तेमाल करेंगे इन 24 सीटों के लिए। और मान के चलिए कि 24 सीटों में से 99% सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी। वहीं गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस धक्का प्लेट गाड़ी है, सेल्फ स्टार्ट होने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निवाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है।
डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे प्रदेश को देखेंगे, जहां भी जरूरत होती है, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक। ये स्वविवेक से ढक्का परेड गाड़ियां हैं, सेल्फ स्टार्ट है ही नहीं, तो सेल्फ को स्टार्ट करने कोई तो आएगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी बिसात मध्य प्रदेश में बिछने लगी है। शह और मात के सियासी खेल को लेकर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ियों को मोर्चा संभालने के चलते मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर 1.5 साल में पल पल बदलती सियासत के बीच किस धुरंधर की रणनीति कारगर साबित होती है और कौन राजनीति का चाणक्य साबित होता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। सुना आपने सुना कि सबकी अपनी अपनी सियासत है, सबके अपने अपने अंदाज हैं, सबकी अपनी अपनी रणनीति है और इसी रणनीति के आधार पर सबकी बिसात बिछेगी और शय और मात का खेल शुरू होगा। और पहले विभीषण की एंट्री हुई, अब चाणक्य की एंट्री हो गई है सियासी बातचीत में, सियासी तंज में। तो चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गुलरेज शेख हैं और विवियन खोंगल हैं कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवियन, आपके चाणक्य फेल हो गए, कुछ इस तरह का जिक्र है, और जो फ्लोर मैनेजर थे, जो मैनेजमेंट गुरु थे, वो भी फेल हो गए हैं, इस तरह की बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से। और वहीं दूसरी ओर आपकी ओर से ये भी संकेत हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले हैं। वैसे प्रशांत किशोर की ओर से अभी संकेत नहीं आए, तो क्या ये चुनाव राजनीतिक हुनर के बजाय राजनीतिक इवेंट के हिसाब से लड़ने की तैयारी है, आखिर है क्या? जी रिजवान भाई, जिन लोग चाणक्य फेल हो गए हैं या क्या कोई पास हो गया या कोई फेल हो गया, इस प्रकार की घटिया और निम्न स्तर की भाषा शैली जो है, धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र का अपहरण करके जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में चीरहरण किया हो लोकतंत्र का और सरकार को जनता की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करके गिराने का कार्य किया हो, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और WHO के संकेतों को ताक पर रख के जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया हो, मध्य प्रदेश के अंदर जनता की सरकार को डिगाने का काम किया हो, ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। प्रशांत किशोर की जहां तक बात है, तो कई प्रकार की एजेंसियां होती है, प्राइवेट फर्म्स होती हैं, जो राजनीतिक दलों से जिनसे चर्चा होती रहती है और जो टच करती है राजनीतिक दलों को, तो वो उनसे किसी प्रकार की यदि बात हुई भी है तो उसके लिए पार्टी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी फैसला लेंगे आने वाले समय में। लेकिन ये फेल हो गए, फला पास हो गए, फला फेल हो गए, इस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर के सामने दिखावा नहीं कर सकती है कि हम पाक साफ हैं। आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं, आपके दामन पर ये बदनुमा दाग है। आपको जनता ने 2018 में चुनाव में जो आपको घर आया था, उसके बाद आपने धनबल के आधार पर खरीद कर और हमारी पार्टी की तरफ से भी जिन लोगों ने अपने मतदाताओं का अपमान करने का कार्य किया, उनका वोट जो है बेच दिया सत्ता की मंडी में, उन लोगों से भी जनता जो है वो हिसाब लेने के लिए तत्पर है, आतुर बैठी हुई है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ये सारे शब्द दोबारा वापस जाने वाले हैं, इस बात के लिए मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ। डॉक्टर गुलरेज शेख, आपने सुना विवियन खोंगल को, वो कह रहे हैं कि आपने सरकार जिस तरह से बना ली, अब आप पास और फेल का भी जिक्र कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। और ऐसे समय में चुनावी समय में कंपनियों से मदद भी ली जाती है और ली जाती रही है। क्या कहेंगे आप, कौन है चाणक्य, किसे फेल करना है और किसे पास करना है, जनता का क्या रुख होगा, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल हैं। कांग्रेस लगातार हमलावर है, कह रही है कि आपने बैकडोर से, पिछले दरवाजे से, चोरी से सरकार बना ली। रिजवान जी, मैं सुन रहा था हमारे कांग्रेस के काबिल मित्र को,
और मैं जानता हूं कि वे हार्डकोर कांग्रेसी हैं और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके जितना कीचड़ फेंकना था दिग्विजय सिंह जी पर वह फेंक रहे हैं दिग्गी राजा पर। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको भी अधिकार है अपनी मन के भड़ास निकालने का। एनीवेज, जहां तक ये चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को लाए या किसी और को लाए, तो ये तो इनका खैर आउटलुक है और ये स्वतंत्र है वो करने के लिए। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि एक अच्छा सेल्समैन जो होता है वो उसी माल को बेच सकता है जिस माल की क्वालिटी अच्छी हो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था, जब राहुल गांधी को बेचने का प्रयास किया था प्रशांत किशोर ने, और मुंह की खाई थी। जब माल सही नहीं होता तो वो बिक नहीं पाता है, ये समस्या होती है। और कड़वे फल को तो हर कोई थूक देता है, और कांग्रेस की जो 15 माह की सरकार थी उसने दिखा दिया कि कितना कड़वा शासन था। हर किसी को ठगा था, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सबको इन्होंने ठगा था। तो इनसे तो सब आजिज आ चुके थे। अब ये किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? इसलिए प्रशांत किशोर को लाए, लेकिन प्रशांत किशोर भी सड़ा गला माल नहीं बेच पाएंगे। आशीष, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं आने वाले दिन में मध्य प्रदेश में किस तरह का चुनाव देखने वाले हैं हम? बड़े बड़े इवेंट मैनेजर इसमें शामिल होंगे, बहुत ढेर सारा धन बल खर्च होगा, बाहुबल खर्च होगा। क्या लगता है? इसलिए कि ये दोनों दलों के अस्तित्व का सवाल है, और जिसकी सरकार है, जैसे भी बनी है सरकार, और वो लोग जो छोड़कर चले गए, उन जिनके बारे में आरोप लगाती रही है उन्हीं की पार्टी की वो बिक गए, जिन्होंने सरकार चलती हुई सरकार गिरा दी। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर बहुत से तंज कसे जाएंगे, सबके तरकश में तीर हैं, वो छोड़े जाएंगे। और चाणक्य कौन होगा ये तो एक अलहदा विषय है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि जो जीतेगा वो सिकंदर होगा, वही सरकार में रहेगा। तो ये सब तरह की चीज़ें, और जनता की निगाह है इन सारी तरह की चीज़ों पर। तो आप कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? और जो एक एंट्री हो गई है वो कैसे देखते हैं आप उस एंट्री को? एक नाम ले लिया है पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने। अभी कांग्रेस पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रही, और पीके की ओर से भी की तरफ से भी ये नहीं कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश की कुछ कमान संभालने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप देख कैसे रहे हैं? क्या परंपरागत राजनीति से कुछ हटकर इस बार और नए तरह की राजनीति देखने मिलेगी? देखिए, मुझे इस तरह से भी लगता है कि भाजपा को सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि वो अपना एक पूरा इस चुनाव को जीते और अपना एक पूर्ण बहुमत मेजॉरिटी के साथ सामने आए। और साथ में भाजपा को ये भी जरूरत है कि सामने वाला जो उसका प्रतिद्वंदी है उसको चुनाव घोषित होने के पहले से ही उस पर हमले कर उसको बैकफुट पर लाने की कोशिश की जाए। ये चुनावी रणनीतियों का हिस्सा होता है, इसमें कोई अजीब नहीं समझा जाना चाहिए। एक नेचुरल एक रणनीति है जो भाजपा अपना रही है, और भाजपा की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है कि वो सामने वालों को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। सेंट्रल में भी हम इस तरह से देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं। ये पार्ट ऑफ मतलब चुनावी गेम है। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे बात हो रही है प्रशांत किशोर के आने की, तो प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इनपुट यहाँ पर दिए थे। इसके अलावा प्रशांत किशोर भर को लेकर के इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कुछ होगा कि प्रशांत किशोर रिजल्ट को चेंज कर लेंगे। प्रशांत किशोर आइडियाज दे सकते हैं, प्रशांत किशोर उनकी स्ट्रेटेजी में, उनके स्लोगन में, उनके नारे में योगदान दे सकते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। और प्रशांत किशोर एनडीए के भी साथी रहे, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर इनसे जुड़े हैं। प्रशांत किशोर ने पहले भी मदद की है दूसरे दलों की, और नीतीश कुमार को उन्होंने उनका पूरा चुनाव डिजाइन किया था। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी वो एनडीए के करीब आए थे, और उस तरह से उनको इनपुट उन्होंने दिया था जब यूपीए की सरकार गिरी थी। तो ये सब चीजें हैं। अब ये बिकाऊ और टिकाऊ और कौन से दल हैं वो अलग बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, मैं इसको इसी से जोड़ के देखता हूँ कि प्रशांत किशोर हो या जो दूसरे मैनेजमेंट गुरु हो, उनके आने से कांग्रेस को या किसी भी दल आप बोलिए आशीष।
यूथ लोग होते हैं, जिस तरह से यूथ वर्क में उसको कैची बनाना जाता है, तो ये प्रोफेशनल्स का उपयोग किया जाता है, अब देश में भी किया जाता है और दुनिया में भी किया जाने लगा है। तो ये एक पार्ट है। दूसरी बात जो है कि कांग्रेस और भाजपा की जहां तक बात है, तो भाजपा की बात मैं कह चुका हूं कि भाजपा को कोशिश है कि अभी से वो हावी हो जाए सामने वाले दल पर। भाजपा को इस बात का क्वेश्चन मिलता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेताओं के बीच में मतभेद होते हैं, और जितने मतभेद होते नहीं है उससे ज्यादा वो प्रचारित होते हैं, क्योंकि वो एक कांग्रेस के साथ एक जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, तो वो चीजें हैं। जी। दोनों भ्रमित हो जाते हैं कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। चाहो या एक इस तरह की बातें को कोई भी दल आराम से कैश कर सकता है। ठीक है, वो उनकी सेवा लेते रहें, लेकिन पहले वो अपने घर को व्यवस्थित करें। पहले जो फूट और दरार और ये जो संवादहीनता की जो चीजें बाहर आती हैं वो आना बंद हो। कांग्रेस को अगर यूनाइट होकर लड़ना होगा तो कांग्रेस को ये सारे हमले भी झेलने होंगे और कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी के बल पर सामने आना पड़ेगा। कांग्रेस ने 2018 का जो विधानसभा चुनाव था वो काफी बेहतर रणनीति से लड़ा था, उसमें मतभेद, उसमें बिखराव अपेक्षाकृत कम देखने को मिला था, जिसके नतीजे कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस 114 सीटों पे आई थी, किसी भी तरह उसने सत्ता बना ली थी। तो अगर कांग्रेस उस तरह से लड़ती है तो मुझे लगता है कुछ बेहतर नतीजे हासिल कर लेगी। ये अलग बात है कि क्योंकि बीजेपी की राज्य में सरकार होगी यदि उपचुनाव में के दौरान, तो बीजेपी को उसका अपर हैंड होगा, क्योंकि बीजेपी एक कॉर्डर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी में इस तरह की चीजें कम होती हैं। और फिर बीजेपी की कमान अभी जिस तरह से है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो ये चुनाव के एक्सपर्ट हैं ये लोग, काफी इन्होंने स्पेशलाइजेशन चुनाव में कर लिया है। तो उस वक्त इसलिए चूंकि इनकी सरकार होगी तो थोड़ा सा इनको अपर हैंड मिलेगा। दूसरी बात है कांग्रेस की बात आपको क्या लग रहा है शिवराज सिंह एक्सपर्ट है, पार्षद तक का चुनाव लड़ने, उसका प्रचार करने वो खुद पहुंचते हैं, जाते हैं सब जगह, लगातार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं एक बड़े रणनीतिकार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हैं जो विरोधी खेमे में सेंध लगाने में माहिर हैं और अचानक चौंका देते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ें करके। वहीं अब पश्चिम बंगाल में जब पार्टी को बहुत ज़्यादा सक्रियता की ज़रूरत है, इसलिए कि आने वाले वक्त में वहाँ भी चुनाव है, ऐसे समय में कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ लाना क्या लगता है? वो जो पुराने मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान का जो एक वो पुराना रणनीति और पुराने उनका चुनावी जो कौशल है, क्या उसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत हाईकमान महसूस करता है, इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को जोड़ा गया, जबकि उनके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक उस विंध्य चंबल क्षेत्र का एक बड़ा कांग्रेस का नेता टूट कर आ गया है, कांग्रेस वहाँ नेतृत्व विहीन हो गई है, शून्यता आ गई है, ऐसी भी बहुत सी चर्चा बीजेपी के अंदर खानों से आती है और बहुत ढेर सारी प्रचारित भी होती है। ऐसे समय में कैलाश विजयवर्गीय को भी जोड़ लेना, क्या लगता है कि बीजेपी किसी भी तरह के कोई भी अवसर को गंवाना नहीं चाहती? हाँ, बिल्कुल है कि बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। बीजेपी बहुत इस तरह से चुनाव लड़ना चाहती है कि बहुत चाक चौबंद होकर लड़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा, सरकार, हर चीज उस पर दांव पर रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय को लाना, कैलाश विजयवर्गीय आजकल राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ काम करते हैं, उनका कद बड़ा है। दूसरा बात, मालवा और दूसरी जगहों पर जो है उनका एक प्रभाव है, या वो उस वहां की तासीर को समझते हैं। वहां पर तुलसी सिलावट को भाजपा को लड़ाना पड़ेगा, कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को वहां पर उतारा है, तो थोड़ा सा टफ वहां पर स्थितियां बनेंगी। तो अगर उन्हें लाया जाता है, इन्हें कैलाश विजयवर्गीय को, तो इसीलिए लाया जा रहा है कि वो उन चीजों को धार दे सके। दूसरी बात यह है कि जो शिवराज सिंह के साथ ये लोग जोड़े गए, तो एक बात ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान का 2018 में जो चुनाव का रिजल्ट था, देखिए मैं उसको इस तरह से भी देखता हूं कि यदि हम चुनाव लड़ते हैं, हमें क्रिकेट मैच खेलते हैं, और अगर कोई टीम 1 रन से जीतती है, 2 रन से जीतती है, तो जीत और हार तो हार होती है। तो बीजेपी को 2018 में हार का सामना तो करना ही पड़ा था। तो हो सकता है कि भाजपा हाईकमान ने चाहता हो कि कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि शिवराज सिंह का चेहरा फिर सामने है, 2018 में फिर सामने था, तो उसका कहीं क्या रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए इन सब चीजों को साथ में जोड़ करके पूरा एक ब्रांड तैयार किया जा रहा है बीजेपी का, ताकि कहीं कोई
मौका हाथ से जाता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक, क्या कहेंगे? बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को उतार रही है, आपका एक दिग्गज आपके विरोध में खड़ा हो गया है, आपकी सरकार गिरा दी है उसने। ऐसे समय में क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे करेंगे? और जहां सबसे अधिक चुनाव है वहीं आपके बड़े दिग्गज नेता, ढेर सारे नेता जिनमें से 6 मंत्री भी रहे हैं, वो नेता भी आपको छोड़कर चले गए हैं। अब ऐसे समय में आपके सामने प्रत्याशी का संकट तो नहीं खड़ा होगा, कैसे करेंगे? और जो बहुत सीनियर नेता हैं, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, अभी सब कुछ इन्हीं के भरोसे छोड़ना पड़ रहा है पार्टी को। रिजवान भाई, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता थोड़ी सी भावुक अवश्य है। इसको काका मामा दादा बन के जो है सालों तक के मध्य प्रदेश की जनता के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती रही, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता मूर्ख नहीं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि लोकतंत्र के जिस महापर्व में जिसे हम चुनाव कहते हैं, इसमें मताधिकार जो होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी क्या कीमत होती है। और इन जनप्रतिनिधियों ने जिन्होंने भी सौदा किया है, कई जगह कई मीडिया के माध्यम से हमें सुनाई आता है कि करोड़ों रुपए की डील हुई है। कोई 35 करोड़ की बात करता है, कोई 50 करोड़ की बात करता है, कोई 55 करोड़ की बात करता है। किस प्रकार से हवाई जहाज से ले जाकर बेंगलोर के रिजॉर्ट में इनको ठहराया जाता है, वो सारी गतिविधियों को अगर आप रिकॉल करेंगे, जनता अपने माइंड में रिकॉल करेगी, तो जनता इस बात को भली भांति समझ सकती है कि किस प्रकार से बड़ी डील के तहत ये लोगों को हाईजैक किया गया। और जनता अपने मताधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानती है कि आपने जिस व्यक्ति के लिए आप बोलते हैं कि इनका सम्मान कांग्रेस में नहीं था, उसके लिए आपने लाखों लोगों का, लाखों मतदाताओं का अपमान करना जरूरी समझा, जिन्होंने आप पे भरोसा करके अपने 5 साल के लिए कमलनाथ जी के हाथों में या कांग्रेस पार्टी के हाथों में अपने 5 वर्ष के भविष्य को सौंपा था। अपना मताधिकार देकर जिन्होंने इन्हीं 22 लोगों को विजयश्री दिलाई थी, जिन्होंने अपना भरोसा इन पर जताया था। तो जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से देख रही है। उसके बाद कोरोना संकट की यदि मैं बात करूं, तो किस प्रकार से हमारे प्रवासी मजदूरों के बच्चों के साथ में भूखे प्यासे, उनके बच्चे, उनके पांव के छाले, उनकी माताओं बहनों की इसे भी बड़ा मुद्दा बनाएंगे, मजदूरों के पलायन को मुद्दा बनाएंगे, कोरोना में सरकार के कामकाज को बड़ा मुद्दा बनाएंगे। कोरोना महामारी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, पूरे विश्व में बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देखने को आ रही है सामने, किस प्रकार से जमातियों के तरफ, कभी महाराष्ट्र की तरफ, कभी बंगाल की तरफ, इस अव्यवस्थाओं के पनपते हुए, जनता के पनपते हुए गुस्से को डाइवर्ट करने का प्रयास इन लोगों ने किया। किस प्रकार से जो है अव्यवस्थाएं प्रवासी मजदूरों के साथ में हुई, हमारे आर्थिक हालातों के साथ में कैसे हुई। वो कह रहे थे अभी डॉक्टर गुलदेश कि आप दिग्विजय सिंह की आलोचना कर रहे हैं, आपको मौका मिला और आपने इशारों में आलोचना कर दी। मेरे वो संस्कार नहीं है। मैं आदरणीय को बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर को, और उस लीडर को जो मध्य प्रदेश का 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा है, मैं उनके बारे में इनडायरेक्टली तंज कसने का काम करूं, ऐसे भगवान ने मुझे की दया से मेरे के संस्कार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उन महाशय के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के संस्कार अवश्य दिख गए, जो सड़ा गला माल जैसी वस्तु एक राजनीतिक दल के लिए उपयोग कर रहे हैं, वह सड़ा गला माल जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको सड़े गले माल की अगर परिभाषा मैं बताने चाहूं, तो सड़े गले माल की परिभाषा वो होती है जिनको मजदूरों के पैरों के छाले नहीं दिखाई देते, जिनको जो झूठ बोलकर सत्ता प्राप्ति अवश्य कर लेते हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में उस छोटे और मझोले व्यापारी के साथ खड़े नहीं होते, जो आज दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे उस लेबर क्लास गरीब व्यक्ति को के खातों में जब हम पैसे डालने की बात करते हैं, तब उसको खातों में पैसे तो जाते नहीं है, लेकिन उसको थाली बजाओ और इवेंट मैनेजमेंट की कई प्रकार के इन सारी चीजों को और वो जो आपके अपने हैं छोड़ गए हैं, अब वो तो आपके नहीं है। जब कल तक आपकी ताकत थे, आज आपके खिलाफ खड़े हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? सर, सबसे बड़ा दुस्वप्न जो होता है, बड़े भाई आशीष दुबे जी इस बात से एग्री करेंगे
किसी भी राजनेता के लिए जो हाल ही में चुनाव जिसने लड़ा हो और 15 महीने बाद उसे दोबारा चुनाव में जाना पड़े, ये बहुत बड़ा नाइटमेयर और बहुत बड़ा दुस्वप्न होता है किसी भी राजनेता के लिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब वैसे समय में जब आपने खुद ने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के ताने बाने को जो है आपने कमजोर करने का कार्य किया हो, इस्तीफा देकर जानबूझकर, तो जब ये जनता के बीच में पिछली बार बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी विवियन कैसे लड़ेंगे आप? इनके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की उनका बहुत बड़ा संगठन है, दूसरा नेता भी बहुत ढेर सारे उनके पास है, अब सरकार भी उन्हीं की है, आपके अपने साथी भी छोड़ गए हैं, तो अब लड़ेंगे कैसे? सर, जब जनता अपना मन बना लेती है तो बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं का दिखावे का लाव लश्कर और बहुत ज्यादा चीजों पर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के अगेंस्ट वोट किया था 2018 के चुनाव में, और भारतीय जनता और जिसको कि हमारे ही लोगों ने की गलतियों ने थोप दिया है इस मध्य प्रदेश की जनता पे, जिसका नतीजा आपके सामने है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति से लेकर सारी स्थितियां, चाहे वो हमारी प्रशासनिक गतिविधियां, वो आज मंद पड़ी हुई हैं। और ठहाके लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हमने ठहाके लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने देखा था जिस प्रकार से, इससे उनकी असंवेदनशीलता सारे प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। क्या कहेंगे डॉक्टर गुलरेज शेख, आपकी कमजोरियां, जनादेश और जनता चुनाव लड़ेगी उनका ये कहना है, असंवेदनशील चेहरा सामने आ गया है, वो इस तरह के कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और कोरोना काल में जो रणनीतिक रूप से आप फेल हो गए, लोगों की मदद नहीं कर पाए, श्रमिक बहुत परेशान है, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो गया। रिजवान भाई, आपको पता है कि मैं सबकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करता हूं, तो हमारे कांग्रेस के भाई की भी भावनाएं हैं, वो भी व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आपको पता होगा, क्योंकि आप तो बड़े पत्रकार हैं, कि चाइना में जब लोगों को अपनी सरकार पर गुस्सा निकालना होता है तो वो सीधे शी जिनपिंग को तो कुछ बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर सब जगह ट्रंप का नाम यूज करते हैं और बोलते हैं सब कुछ शी जिनपिंग के खिलाफ है। उसी प्रकार से जब अपनी सरकार को गाली देना होती है, उनका विरोध करना होता है, तो वो खुद माओ जेतुंग का फोटो ले लेकर निकलते हैं, क्योंकि वो एक कवच की तरह उनके लिए काम करता है, ताकि विद्रोह करने वाले जो होते हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लेती उनकी पार्टी। तो वही चीज इनके साथ भी है, कभी वे हमारे ऊपर कुछ बोलते हैं दिग्विजय सिंह जी को गाली देने के लिए, कभी उद्धव ठाकरे को से चिढ़ते हैं, और स्वाभाविक भी है चिढ़ना, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जैसा मिसमैनेजमेंट हमारे गरीब वर्कर्स के साथ किया, माइग्रेंट लेबर के साथ किया, उनकी जो दुर्दशा की, अब मध्य प्रदेश की सरकार, दूसरे प्रांतों की सरकार सूचियां मांगती रही, सूची नहीं दी, तो ये बोल नहीं सकते बेचारे, लेकिन कम से कम मानवीयता इनमें इतनी है कि ठीक है, हमारे ऊपर नाम लेकर उनके ऊपर वार कर रहे हैं, तो मैं इनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करता हूं। जहां तक विषय है जो भाई लोग कांग्रेस छोड़कर, अपनी विधायकी छोड़कर, अपना मंत्री पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, इन्होंने यह भी सही कहा कि किसी भी राजनेता, जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न होता है कि 15 महीने के अंदर वापस उसको चुनाव को फेस करना। तो ये बात जनता भी समझती है और जनता भी देख रही है कि ये लोग जो है वास्तव में फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो कि अपना सब कुछ दांव पे लगा दिए, जानते हुए कि हमारी विधायकी भी चली जाएगी, हमारा मंत्री पद भी चला जाएगा, 15 माह में हो सकता है हमको वापस चुनाव फेस करना पड़े यदि टिकट मिलता है तो। लेकिन तो क्या मध्य प्रदेश गुलाम हो गया था जो फ्रीडम फाइटर आप बता रहे हैं? थोड़ा सा फ्रीडम आंदोलन का कुछ तो सम्मान कर ले भाई। नहीं, एक ऐसी सरकार बैठी थी जो झूठ के बेसिस पर, जिसने मध्य प्रदेश, उन्होंने एक भी आंदोलन नहीं खड़ा किया अपनी सरकार के खिलाफ, उन्होंने ऐसा कोई भी उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक रूप से बयान भी नहीं दिया, ऐसी कोई चीज़ नहीं कही जिससे ये महसूस होता कि नहीं बहुत ही ज़्यादा अप्रिय स्थिति है। इसलिए अब मध्य प्रदेश की जनता के हित में, मध्य प्रदेश के हित में उन्होंने बड़ा कदम उठाया। बार बार आरोप उन पर यही लग रहा है कि उन्होंने अपनों को छोड़ दिया, अपनी सरकार गिरा दी और वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़ गए, बहुत ढेर सारी चीज़ें और बिक गए, ऐसे बहुत ढेर सारे इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। आप उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो क्या आप भी तंज कस रहे हैं, जैसा आप विवियन के लिए कह रहे थे, उसी अंदाज में आप भी तंज कस रहे हैं?
नहीं, मैं तो इन्हीं की बात को सच भी मान रहा हूं कि इन्होंने सच कहा। यह बात कि सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी जनप्रतिनिधि के लिए कि अपनी विधायकी या सांसदी छोड़ के उसको वापस जाना पड़े चुनाव के मैदान में। 15 माह के अंदर वो जनता को फेस करना पड़ता है उसको। तो वो चुनौती को भी वो लोग स्वीकार किए हैं, और सब कुछ जानते हुए भी कि जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट क्या आएंगे, उनके लिए वापस से उनको रणभूमि में चुनावी जाना पड़ेगा। तो फ्रीडम फाइटर इसीलिए है क्योंकि वे देख रहे थे कि एक सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो मध्य प्रदेश को लूट रही है। एक सरकार जो झूठ के बेसिस पे बनी, जिसने अपने सब वादों को सूली पे चढ़ा दिया, वह बैठी हुई सत्ता में सत्ता के मदहोश हाथी की तरह उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वे चल रहे थे। तो उस मदहोश हाथी के ऊपर भी अंकुश डालना था। तो ये लोगों को जनता भी सर आंखों पर बिठा रही है। इसीलिए डॉक्टर गुलरेज, एक सवाल है, लाख टके का है, एमपी का चाणक्य कौन? देखिए, चाणक्य शब्द का आप सेंस समझिए। चाणक्य वो होते हैं, और चाणक्य वे थे जो राजनीति भी करना जानते हो, लेकिन राजनीति जो होती है वह राष्ट्र हित के लिए, समाज निर्माण के लिए, समाज के हित के लिए करते हैं, वही चाणक्य है। तो चाहे फिर वह शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब चाणक्य की श्रेणी में आते हैं। चलिए, मतलब राजा भी चाणक्य है, पहले राजा बनाते थे चाणक्य। चलिए, आशीष, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा इन दोनों की बातों के बाद। देखिए, ये जो डिस्कशन है मैंने देखा, इसमें मैं दो चीजें देख रहा हूँ। एक तो कांग्रेस की तरफ से जो बात आ रही है बार बार कि बीजेपी ने षड्यंत्र किया, बीजेपी ने वो, लेकिन एक बहुत सच्चाई है, इसको सभी लोग जाहिर तौर पे नहीं मानते हैं। कांग्रेस में तो मन से तो मानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा फेल्यूर था जिसकी वजह से इनके अपने लोग दूसरे पाले में जाके खड़े हो गए। दूसरा पाला माना जाता था, वो कहीं ना कहीं छूट तो गए। कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये निश्चित रूप से असफलता है कांग्रेस सरकार की कि वो एक पूरा कुनबा इकट्ठा नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह मध्य प्रदेश की राजनीति में देखें तो इस तरह नहीं हुआ कभी। एक नया उदाहरण यहाँ सेट हुआ और ये डर पैदा हो गया कि इस तरह की परंपरा ना चले। लेकिन जो कुछ हुआ, अगर उस जगह कांग्रेस होती तो क्या वो नहीं करती? ये चीज ऐसा है कि ये पॉलिटिक्स में सब जायज वाला मामला है। तो कांग्रेस को अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कहने की बजाय बार बार कि उन्होंने किया और वो जाके खड़े हो गए, वो तो जो होना था वो कांग्रेस की भीतरी कहीं कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन कांग्रेस को अब ये देखना पड़ेगा कि 15 महीने में उन्होंने जो किया, वो जो करना चाहते थे, उस तरह की ब्रांडिंग से यदि वो लोगों के सामने जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे। भाजपा की जहां तक बात है, भाजपा का जो काम का तरीका है वो कांग्रेस को थोड़ा सा अभी जो जैसे जैसे समय कांग्रेस किसी तरह अपनी रणनीतियों से उन्हें रोके। चाणक्य का जो सवाल है, चाणक्य की जो बातें हैं, चाणक्य मध्य प्रदेश की राजनीति में किन्हें कहा जाता है, कांग्रेस में किन्हें कहा जाता है, भाजपा में नए चाणक्यों की परिभाषा अभी सामने आई कि इतने चाणक्य हैं। चाणक्य हमेशा एक ही होता है, कोई भी होता है, बीजेपी में कोई एक होगा, कांग्रेस में भी एक होगा। लेकिन सवाल है कि वो चाणक्य और मैनेजमेंट गुरु फिलहाल उन चीजों को इकट्ठा नहीं रख पाए। और अब हो सकता है कि जिंदगी में हर चीज के दो मौके होते हैं, तो हो सकता है ये मौका आया हो तो वो इनको साबित करें। तो ये चीजें साबित करने की हैं। शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी का संगठन, उसे भी साबित करना है 24 सीटों पे चुनाव लड़के। कांग्रेस के नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, सो कॉल्ड मैनेजमेंट गुरु और चाणक्य और फला, तो उन सबको भी इस बार अपनी पूरी, क्योंकि ये लोग अपने राजनीतिक दौर के अंतिम दौर में, राजनीतिक कैरियर में, तो उन्हें भी इन चीजों को साबित करना है। हर आदमी चाहता है कि उसकी आखिरी पारी चमकदार हो, अंतिम जो दौर हो वो चमकदार हो। तो ये इसलिए चुनाव बहुत टसल वाला चुनाव है। और ये चुनाव कर्नाटक में जिस तरह से हुआ था उससे बिल्कुल भिन्न चुनाव है। ये अलग तरह का चुनाव है, कैंडिडेट अलग हैं, लोग अलग हैं, पूरा सीन अलग है। तो ये मुझे लगता है कि ये इन सारी चीजों में कोई एक ऐसा, अभी तो चुनाव में समय बाकी है, तो कोई ना कोई नई चीज सामने आएगी और ये चुनाव दूसरे चुनाव से भिन्न होगा। एक तरह से मिनी विधानसभा चुनाव की स्थिति में है ये। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, विवियन आप हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर गुलेश शेख आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सियासत में चाणक्य नीति का जिक्र
तो शुरू हो ही चुका था, लेकिन अब चाणक्य का नाम भी शुरू हो गया कि चाणक्य कौन। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं और बार बार उठेंगे ऐसे सवाल, और इन सवालों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बड़ी रणनीतियों का जिक्र है तो फिक्र भी है, और बड़े रणनीतिकारों का भी अब उल्लेख होने लगा है। तो देखिए कौन आता है, किस अंदाज में चुनाव देखने मिलता है। चुनाव कहा जाता है, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि इस बार चुनाव बहुत खर्चीला होगा, तो जनता को क्या हासिल होने वाला है इन सब से, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर भी सबकी निगाह है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता पक्ष ने अपने मोहरे बैठाने शुरू कर दिए हैं, प्रशासनिक सर्जरी भी कर दी है, और वहीं कांग्रेस भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अंदर खाने की रणनीति के हिसाब से एक बार फिर वापसी की हर जुगत भिड़ा लेना चाहती है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।